आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप को हमने इनवाइट किया और आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेगी तो आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हमें इस वक्त बात करनी है, डिटेल से बात करनी है एक इशू पर। इशू जब से शुरू हो गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान साहब भी बात करेंगे, इमरान साहब भी बात करेंगे और इन द मीन वाइल सजाद साहब भी मत पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे ख्याल में लास्ट अर्ज इस तरह से है कि जो आज हमने ये तो इशू उठा जब से वो मैडम महबूबा जी, जिसको हमने आज से नाम दिया है पैलेट क्वीन के नाम से हम अब कश्मीरी लोग उसको जम्मू कश्मीर के लोग जानने लगे हैं। आज से उसका नया नाम दिया हमने। तो ये किताब है उसके लिए जो प्राउड महसूस कर रही है कि मैंने पैलेट चलाया है यहाँ पर। तकरीबन 12,000 लोगों को जख्मी किया है। तो उस सिलसिले में जब उसने कहा कि बनता है जम्मू कश्मीर में बनता है तो उसका यहाँ के लोगों ने ये अखज़ कर लिया, ये माना कि बनता है। और उसका मकसद भी वही था। दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर जब उसने बात कही तो मकसद यही था कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी जुल्म हो जाए तो वो जुल्म जस्टिफाई है जम्मू कश्मीर में खासकर, लेकिन बाकी हमारे मुल्क की रियासतों में वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। तब से एक डिबेट सा शुरू हो गया और जिसमें हमारे चेयरमैन ने खुलकर बात की प्रेस के सामने। तो वो बढ़ता गया और ये डिबेट तब तक जारी रहेगा जब तक न पैलेट क्वीन अपने लोगों से, कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के नौजवानों से, जब तक न वो माफी मांगेंगे, उस तरह से माफी मांगेंगे, एरोगेंट हिसाब से माफी नहीं मांगेगी, बल्कि माफी जिस तरह से मांगी जा सकती है कि मुझे गलती हो गई तो उस गलती का मुझे एहसास हो गया और मैं अपने नौजवानों से जिनको पैलेट लगे हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कल से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके जवाब में। दरअसल ये आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ इश्यूज पर बात करेंगे और कुछ इश्यूज पर मैं बात करूंगा, कुछ इश्यूज पर इरफान साहब बात करेंगे और बाकी इश्यूज पर इमरान साहब भी बात करेंगे। सबसे पहली बात पे आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं एक वकील भी हूं और मैं एमएलए भी रहा। आप सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल में नए जो छोटे लड़के हैं वो ज्यादा नहीं जानते होंगे। मैं भी एक एमएलए रहा, मैं भी एक पार्टी के साथ मुंसलिक रहा हूं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक रहा। सियासी तौर ये कोशिश की जा रही है कि ये बंदा जो सियासी तौर आगे चल रहा है इसको हम अपनी पार्टी के साथ मिलाएं। ये तो एक कोशिश हर पार्टी की होती है सियासत में कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मेरे पास भी अपने दौर में कुछ ऑफर्स आए जब मैं एमएलए था या एमएलए जब हमारी हुकूमत चली गई, मैं एमएलए नहीं रहा उसके बाद। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा किसी एजेंसी ने हमको मजबूर किया कि आप फलानी पार्टी के साथ मिलो, फलानी पार्टी के साथ। मैंने भी एक दौर देखा मगर किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं था। सियासी पार्टी ने किया होगा लेकिन अप्रोच किया होगा, जैसे हम भी किसी बंदे के साथ अप्रोच करते हैं, सियासी तौर वो बालिग होता है तो हम भी अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, मगर मैंने कहीं नहीं देखा है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से कोई बंदा कहता है कि एजेंसियों के दबाव के तहत मुझे अपने साथ जोड़ा गया, अफसोस की बात है। या तो बंदा चोर होना चाहिए जिसने बहुत बड़े स्कैंडल किए हों, जो बड़े बड़े जराइम में मुलवस हो, तो वो एजेंसियों के दबाव में आकर कोई काम करता है। अगर कोई चोर नहीं है तो वो एक नजरियाती तौर पर एक पार्टी के साथ जुड़ सकता है, लेकिन या तो नजरियाती तौर किसी पार्टी के साथ जुड़ सकता है या चोर हो अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अपनी बदमाशियों को छुपाने के लिए वो किसी पार्टी का सहारा ले सकता है।
افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ ہے، کیا نام ہے اس کا، ریشی، کیا یاسر ریشی، وہ ایم ایل سی رہے ہیں. میں جب ایم ایل اے تھا تب وہ ایم ایل سی تھے. 15-16 لگ بھگ 16 جب پی ڈی پی کی حکومت بھی تھی، جب انہوں نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی تھی، جب وہ پی ڈی پی کے ساتھ انہوں نے ہی ایم ایل سی بنایا تھا. میں نے اس کو بہت قریب دیکھا ہے اپنے چیئرمین کے ساتھ. کبھی کبھی مجھے بھی فیل ہوتا تھا کہ میں ایم ایل اے ہونے کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ میں کہیں اگنور ہو رہا ہوں، لیکن بیڈ روم میں میں اس یاسر صاحب کو دیکھ رہا ہوں. 10-15 جب سے یہ 2015-16 سے میں بات کر رہا ہوں. اور جیسے وہ عاشق لگتا تھا سجاد صاحب کا. بیڈ روم میں وہی جا سکتا ہے جو قریب ہو آدمی کو، اور بڑے بڑے معاملات میں وہ فیصلہ لیا کرتا تھا. آج اس کا یہ کہنا کہ مجھے ایک پارٹی سے نکال کر دوسری پارٹی میں ایجنسیوں کے ذریعے لیا جا رہا تھا، دباؤ کے تحت لیا جا رہا تھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ بھی خود ملاحظہ کر لیجئے، آپ بھی خود دیکھ لیجئے. ایسا بندہ سیاست میں سوٹ ہی نہیں کرتا ہے جس بندے کو ناچنا پڑے گا ایجنسیوں کے کہنے پر. یا تو اس لیے وہ ناچے گا کیونکہ وہ چور ہو سکتا ہے، یا اس لیے ناچ سکتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، اس کو اپنا کوئی سوچ سدھ بدھ نہیں ہے، تو وہ اپنے سوچ کے حساب سے کسی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے. یہ جو معاملہ تھا جس سلسلے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چینج کی، یہ پارٹی چینج کی، بیچ میں انہوں نے ایک اور پارٹی بھی چینج کی تھی، وہ بھی ایجنسی کے کہنے پر کیا. اب یہ جب یہ تھا ہمارے ساتھ ایجنسیوں، مثال کے طور پر اس کو پی ڈی پی سے کہا گیا نکلو اور پیپلز کانفرنس میں آ جاؤ ایجنسی کے زور پر. اب کس بنیاد پر وہ پھر پی ڈی پی میں گیا ہے؟ اس بنیاد پر، اب تو ایجنسیوں کے بنیاد پر ہی پھر وہ واپس چلا گیا ہے اس پارٹی میں، کیونکہ بندہ ایسا ہے جو who is dancing at the tune of agencies. دوسری بات، مجھے اس حد تک یہی کچھ کہنا ہے. باقی ایک اور بندہ جو، اگر میں یہ کہوں آنیسٹلی، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں قریب سے، جب وہ پی ڈی پی حکومت میں تھا میں اس کو قریب سے، اگر میں اس کو بولوں گا یہ ایجنسی کیٹ ہے، وہی پرا صاحب جس کو ایجنسیوں نے پالا، جو ایجنسیوں کے کہنے پر پی ڈی پی کے ساتھ چلا ہے، وہ ہمارے لیڈر کو کہتا ہے. اگر میں اس کے بارے میں بولوں گا کہ یہ ایجنسی کے ساتھ جڑا ہے، اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ سجاد لون صاحب کو گلیوں میں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے آپ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہو. سجاد لون کے دامن پر کوئی ایسا بدنما داغ نہیں ہے جہاں اس کو یہ کہا جائے کہ اس نے افسپا لایا، اس نے پیلٹ چلوائے، اس نے یہاں میساکر کروائے جو مفتی صاحب نے اپنے دور میں کروائے جب وہ ہوم منسٹر تھے، جب اس نے ہندوارہ میں میرے علاقے میں میرے آنکھوں کے سامنے 29 بندے مروائے. ایک پالیسی کے تحت جو ایک اسٹریٹجی تھی ہوم منسٹر کی، اس وقت کے ہوم منسٹر جس کی سربراہی مفتی صاحب کر رہے تھے، جس کی کوئی کنٹریبیوشن یہاں پر نہیں تھی، جموں کشمیر کی پالیٹکس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، جو یہاں کبھی ایم ایل اے نہیں بن سکتا تھا، اور اس کے کہنے پر اس نے جو پیلٹ چلوائے، اس نے جو لوگوں کو پی ایس اے لگوائے، اس نے جو لوگوں کو جیل میں بند کروا دیا اپنے دور میں، قبرستان بھرے، ہندوارہ میں بھی اتنے بڑے بڑے میساکر کیے جو کنن پوش پورا کا واقعہ اس کے دور میں ہو گیا جب وہ ہوم منسٹر تھے. تو وہ داغ سجاد لون کے دامن پر انشاءاللہ نہیں ہے. اس کے دور میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، نہ ہمیں لوگوں نے اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر کبھی ڈالی بھی تھی. تو اس سلسلے میں نہ ہم قاتل ہیں، نہ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے. تو کیسے یہ بندہ جس کو میں نے دیکھا ہے جب وہ جیل تھا، اس کے اہل خانہ کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سجاد لون کے پاؤں کے نیچے روتے ہوئے دیکھا. سجاد لون صاحب نے اس کو
उन दिनों मुरवत की है जब वो जेल में थे तो उसके घर को चलाते थे, खर्चा दिया करता था मेरी आंखों के सामने। इट्स इन माई प्रेजेंस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसका गवाह हूं। और दूसरी तरफ से वो कहता है अगर मैं सजाद लोन को बोलूंगा के बारे में बोलूंगा तो उसको गलियों से, वो गलियों से आपको नहीं चलने देंगे। फिलहाल तो एजेंसियों के ट्यून पर आप डांस कर रहे हैं। और हद ये है कि अब वो हमारे पर्सनल मामलात में भी मुदाखलत करने लगा है। जाती मामले में सजाद लोन के भाई के बारे में बात करने लगा है, बिलाल लोन साहब की, कि वो हुर्रियत था, अब सियासत की तरफ मोड़ रहा है। तो यार ये उनका अंदरूनी मामला है। बिलाल साहब सजाद लोन साहब का बड़ा भाई है। आपका हक ही नहीं बनता है, अगर आप तमीज वाले होते, मुहज्जिब होते, तो आपको किसी के घर के मामलात में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं बनती थी। ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि आप उस नतीजे पर पहुंचे कि आप अब हम सजाद लोन साहब के अंदरूनी मामलात में भी हम भी कर सकते हैं, हम भी महबूबा जी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सियासत है, सियासी तौर हम उसको फाइट करेंगे। एक इंस्टेंस दे, जो नाम है यासिर साहब, एक इंस्टेंस दे कि जहां पर सजाद लोन साहब ने उसको थ्रेटन किया, किस केस में, वो ये भी बताए। कम से कम लॉजिक होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए, दलील होनी चाहिए, ये आपके पास सबूत होना चाहिए कन्विंस करने के लिए कि भाई हाँ ये है केस, जिस केस में मैं था या जिस केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। कल तक तो वो हमारे साथ था, दायां बाजू था। एक इंस्टेंस लोगों के सामने दे दे, लेकिन हम अखलाकी तौर गिरना नहीं चाहते। हम उस लेवल तक बात नहीं करना चाहते हैं जिस सियासत के डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहते, सियासत के डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। हम विद इन 4 walls ऑफ पॉलिटिक्स बात करना चाहते हैं, और उसी में हम चाहते हैं कि हम दलील का जवाब दलील से दे देंगे। फिर लोगों का फैसला है कि लोग इसको कंपैरेटिवली देख लें कि कौन सही बोलता है, कौन गलत बोलता है।